बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत ही खूबसूरत राज्य था जहां एक राजा रहता था। उस राज्य में ऊंचे ऊंचे पहाड़, हरे भरे मैदान और सुंदर झरने थे। राजा का एक बड़ा सा महल था जिसमें कई नौकर जाकर काम करते थे। सर्दियों की एक बहुत ठंडी रात थी। राजा अपने महल के बाहर बेचैनी से इधर उधर घूम रहा था। उसकी रानी को एक बच्चे को जन्म देना था। रात बहुत गहरी हो गई थी और राजा की घबराहट बढ़ती जा रही थी। तभी महल की एक दासी बाहर आई। उसके चेहरे पर दुख की छाया थी। वो राजा के पास आई और बड़े दुख के साथ बोली। वो रानी को बचा नहीं सकी, लेकिन उसकी गोद में एक छोटी सी बच्ची थी। दासी ने वो बच्ची राजा की ओर बढ़ाई। राजा ने झटके से बच्ची को अपनी बाहों में ले लिया और उसे अपने सीने से लगा लिया। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। वो जोर जोर से रोने लगा। उसने आसमान की ओर देखा और सोचने लगा कि ये छोटी सी बच्ची बिना मां के कैसे बड़ी होगी। वो सोच रहा था कि वो अपनी बेटी को कैसे संभालेगा और साथ ही राज्य का काम कैसे करेगा। उसके कुछ रिश्तेदार और मंत्री उसके पास आए। उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे ढांढस बंधाया। फिर रानी को शाही रीति रिवाज के साथ दफना दिया गया। राजा ने अपनी छोटी बेटी को अपनी बहन की गोद में रखा और कहा वो इस बच्ची को उसके हवाले करता है। ये बच्ची बिना मां की है और वो किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता। लेकिन उसकी बहन ने फौरन बच्ची को वापस कर दिया और गुस्से से कहा यह बच्ची बहुत अशुभ है। पैदा होते ही इसने अपनी मां की जान ले ली। पता नहीं बड़ी होकर क्या मुसीबत लाएगी। उसने साफ मना कर दिया कि वो इस बच्ची को नहीं पालेगी। राजा रोता हुआ अपनी बच्ची को गोद में लिए अपने महल लौट आया। उसने अपनी बेटी का नाम सावित्री रखा। इसके बाद छोटी सावित्री अपनी नानी के घर पलने लगी और राजा अपने महल में अकेला रहने लगा। राजा दिन भर अपने राज्य के कामों में व्यस्त रहता। वो राज्य के खजाने की देखभाल करता, लोगों की समस्याएं सुनता और फैसले करता। लेकिन जब शाम को वो अपने महल लौटता तो अकेलापन उसे बहुत सताता। उसे अपनी रानी की बहुत याद आती। इस गम में वो धीरे धीरे शराब का आदी हो गया। जब वो रात को शराब पीकर अपने बिस्तर पर लेटता तो उसके मन में अजीब विचार आते। वो सोचता कि अगर ये बेटी पैदा नहीं होती तो उसकी रानी आज जिंदा होती। सच में ये बेटी अशुभ है और इसी ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। दिन पर दिन वो ज्यादा शराब पीने लगा और अपने राज्य के कामों में लापरवाह हो गया। जब सावित्री 14 साल की हुई तो उसकी नानी का देहांत हो गया। अब सावित्री को अपने पिता राजा के पास लौटना पड़ा। लेकिन इन 14 सालों में उसने अपने पिता को हमेशा खुद से दूर ही पाया था। राजा उससे कभी प्यार से बात नहीं करता था। एक दिन सावित्री ने हिम्मत करके पूछा, पिताजी, आप मुझसे इतने नाराज क्यों रहते हैं? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? लेकिन राजा ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके मन में जाने क्या चल रहा था। वो पहले से ही अपने कामों में बहुत कामचोर हो गया था। सावित्री रोज कहती, पिताजी, अगर आप राज्य के काम नहीं करेंगे तो हम कैसे रहेंगे? लेकिन राजा शराब के नशे में अपने कमरे में पड़ा रहता। एक दिन सावित्री का चेहरा लाल हो गया। उसकी आंखों में जलन थी और उसे तेज बुखार था। वो अपने पिता के पास आई और बड़ी मुश्किल से बोली, मुझे बहुत तेज बुखार है और मैं बहुत बीमार महसूस कर रही हूं। राजा ने जब अपनी बेटी को देखा तो उसके दिल में थोड़ी दया आई। वो किसी गहरी सोच में डूब गया और फिर बोला वो उसके लिए दवा लेकर आएगा। वो जल्दी से उस वैद्य के पास गया जो राज्य में जड़ी बूटियों का काम करता था। उसने वहां से एक खास तरह की जड़ी बूटी ली जो बहुत दुर्लभ थी। ये जड़ी बूटी पहाड़ों की गुफाओं में पाई जाती थी। उसे कुछ साधु संत ही जानते थे। राजा ने वो जड़ी बूटी घोलकर अपनी बेटी को पिला दी। जड़ी बूटी पीते ही सावित्री को नींद आने लगी। वो धीरे धीरे बेहोश हो गई और आड़ी तिरछी लेट गई। उसे अपनी सुध बुध नहीं रही। राजा कमरे के एक कोने में जाकर अजीब तरह से मुस्कुराने लगा। वो बार बार उस जड़ी बूटी को देख रहा था। शाम को जब सावित्री की आंख खुली तो उसे बुखार नहीं था। वो बिल्कुल ठीक महसूस कर रही थी। फिर ये सिलसिला यूं ही चलने लगा। पहले राजा अपनी बेटी को ऐसी चीजें खिलाता जिससे उसे बुखार हो जाता। फिर वो वही खास जड़ी बूटी देकर कहता वो जल्द ठीक हो जाएगी। एक दिन राजा ने अपनी बेटी को बुलाया और कहा,
आज खाने में कुछ अच्छा बनाना। उसका एक पुराना मित्र दूसरे राज्य से सीधा उनके महल आ रहा है। सावित्री ने पूछा, कौन मित्र आ रहा है? राजा ने बताया, उसने सावित्री को बचपन में देखा था और बहुत प्यार करता था। वो बहुत दूर के राज्य से आ रहा है, इसलिए खाने का अच्छा बंदोबस्त करना चाहिए। सर्दियों की एक ठंडी रात थी। अचानक महल के दरवाजे पर दस्तक हुई। राजा ने दरवाजा खोला तो सामने उसका मित्र खड़ा था। दोनों गले मिले। दोनों लगभग 55 साल के थे और एक ही उम्र के थे। राजा का मित्र बोला, क्या वो यही खड़े रहेंगे या अंदर भी बुलाएंगे? राजा ने जल्दी से उसे अंदर बिठाया और अपनी बेटी को आवाज दी, खाना ले आए। तभी कमरे का दरवाजा खुला। सावित्री के हाथ में खाने की थाली थी, लेकिन राजा का मित्र खाने को नहीं, बल्कि सावित्री को देख रहा था। वो पलक झपकाना भूल गया। इतनी खूबसूरत लड़की, इतना अच्छा कदकाठी और जवानी से भरपूर। राजा के मित्र का नाम उदय था। वो अपने होठों पर जीभ फेरने लगा। राजा ने फौरन उंगली चटकाई और कहा, वो किस सोच में खो गए हैं? ये उसकी बेटी सावित्री है। उदय मुस्कुरा कर बोला, ये वही बच्ची है जिसे वो बचपन में देखता था, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि कुछ ही सालों में ये इतनी जवान कैसे हो गई। अभी तो इसकी उम्र ही इतनी नहीं थी, ये समय से पहले ही बड़ी कैसे हो गई? राजा ने फौरन बात बदली और कहा, खाना ठंडा हो रहा है। खाने के बाद उदय बोला, आज रात वो यही रुकेगा। वो लालच भरी नजरों से सावित्री को देख रहा था। राजा को सब समझ में आ गया, लेकिन उसने झूठ बोला। आज रात उसे बहुत जरूरी काम है, इसलिए वो महल पर नहीं रहेगा। उसकी बेटी अकेली है, इसलिए वो नहीं रुक सकता। उदय अपने होठों पर जीभ फेरता हुआ और लालच भरी नजरों से चला गया। राजा ने खुद उसे उसके घोड़े तक पहुंचाया, लेकिन जब राजा महल वापस आया तो देखा कि सावित्री का चेहरा लाल हो रहा था। उसने कहा, पिताजी, मुझे बहुत तेज बुखार हो रहा है, क्या आप मेरी दवा लेकर आए हैं? बड़ी मुश्किल से सावित्री ने यह कहा। राजा मुस्कुरा दिया और बोला, हाँ बेटी, उसे पता है कि वो उसकी दवा लाने में कभी देर नहीं करता। उसने वो जड़ी बूटी ले ली है, वो उसे पिला देगा और सुबह तक उसका बुखार बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वो मक्कारी से मुस्कुरा रहा था। सावित्री खामोशी से अंदर जाकर बैठ गई। राजा ने उसे वो जड़ी बूटी घोलकर पिला दी। सावित्री कुछ देर तक बैठी रही, फिर धीरे धीरे उस पर नींद हावी होने लगी। बुखार की वजह से पहले ही वो बहुत कमजोर महसूस कर रही थी। वो जहां बैठी थी वही धीरे धीरे बेहोश होने लगी और वही लेट गई। राजा बेचैनी से कमरे के बाहर घूम रहा था। जैसे ही सावित्री बिस्तर पर गिरी, राजा लपक कर कमरे के अंदर गया। उसने एक नजर सावित्री पर डाली और धीरे से बोला, आज उदय की बातों ने साबित कर दिया कि पिछले 2 सालों से जो वो कोशिश कर रहा है वो सफल हो गई। उसका काम हो गया। उसने अजीब अंदाज में मुस्कुराते हुए जेब में हाथ डालकर वो जड़ी बूटी निकाल ली जो उसने कुछ देर पहले सावित्री को दी थी। उसकी निगाहें उस जड़ी बूटी पर थी। ये कोई साधारण जड़ी बूटी नहीं थी। कई साल पहले जब वो एक बार जंगल में शिकार करने गया था तो वहां उसकी मुलाकात एक बूढ़े साधु से हुई थी। उस साधु ने उसे बताया था कि दुनिया में कुछ ऐसी दुर्लभ जड़ी बूटियां होती हैं जो किसी लड़की को दी जाएं तो वो समय से पहले जवान और खूबसूरत हो जाती है। 2 साल पहले ही राजा ने यही जड़ी बूटी अपनी बेटी सावित्री पर इस्तेमाल करनी शुरू कर दी थी। हर हफ्ते वह चुपके से उसे ऐसी चीजें खिला देता जिससे उसे बुखार हो जाता। वो बेचारी दर्द और बुखार से पूरा दिन तड़पती रहती और जब वो दवा के लिए कहती तो राजा मुस्कुराता हुआ वही जड़ी बूटी लाता और उसे देता। सुबह तक उसका बुखार भी उतर जाता, लेकिन उसके शरीर में अजीब बदलाव आने लगे थे। वो खुद हैरान थी कि इतनी जल्दी उसके शरीर में बदलाव क्यों हो रहे हैं। राजा ने सावधानी से उस जड़ी बूटी को खत्म कर दिया। अगली सुबह सावित्री जागी तो उसके शरीर में अजीब सा दर्द हो रहा था। वो नाश्ता बनाने लगी। तभी पास वाली महल की दासी बुलाने की आवाज आई। उसने कहा, थोड़ी चीनी दे दे, क्योंकि उनका सामान खत्म हो गया है। सावित्री ने खामोशी से चीनी का डिब्बा खोला और उनके लिए चीनी डालने लगी। दासी गहरी नजरों से उसे देख रही थी। उसने कहा, सावित्री दिन पर दिन खूबसूरत होती जा रही है। उसका कदकाठी देखो। उसका पिता उसे खिलाता भी कुछ नहीं।
लेकिन उसका शरीर रोज खूबसूरत होता जा रहा है। उसकी अपनी बेटी थी जो सावित्री की उम्र की थी। दोनों एक ही दिन पैदा हुई थी, लेकिन वो तो अब भी छोटी सी बच्ची लगती है, जबकि दोनों 16 साल की है। पता नहीं सावित्री समय से पहले कैसे जवान हो गई। दासी उत्सुकता से पूछे जा रही थी। सावित्री परेशान होने लगी। ये बात वो अक्सर कहती रहती थी, लेकिन सावित्री को खुद भी नहीं पता था कि ये सब उसके साथ क्यों हो रहा है, क्यों वो समय से पहले एक जवान औरत के रूप में बदल रही है। उसने चीनी का बर्तन दासी के हाथ में दे दिया। कुछ देर बातें करने के बाद दासी अपने कमरे चली गई। अंदर राजा अभी तक सो रहा था। सावित्री थोड़ी देर इधर उधर घूमती रही। महल में सारा राशन खत्म हो चुका था। उसके पास पैसे भी नहीं थे। अब पिताजी को बताना जरूरी था। वो थोड़ी देर सोचती रही, फिर हार कर राजा के पास चली आई और उसके कंधे को हिलाया। राजा ऐसे उठा जैसे कोई बड़ी मुसीबत आ गई हो। वो गुस्से से बोला, क्या हुआ? सुबह सुबह क्यों उठा रही है? कितनी बार कहा है कि जब वो गहरी नींद से जागता है तो उसकी तबीयत खराब हो जाती है। उसने गुस्से में कहा, सावित्री बिल्कुल अपनी मां की तरह है। उसे भी यही पड़ा रहता था कि वो सुबह उठकर काम पर जाए। लेकिन सावित्री ने कहा, पिताजी, अगर आप इसी तरह महल में सोते रहे तो पैसे कहां से आएंगे? 1 महीना हो गया, आपने राज्य का काम भी छोड़ दिया है। अगर सुबह उठकर काम पर नहीं जाओगे तो महल कैसे चलेगा? राजा ने एकदम आंखें खोलकर उसे देखा और बोला, उससे नहीं होता ये सब। वो गुस्से से चिल्ला उठा। सावित्री खामोश हो गई। सारी जिंदगी उसकी मां और पिताजी की यही लड़ाई चलती रही थी। थोड़ी देर बाद राजा महल से बाहर निकल गया। उसका रुख राज्य के एक अमीर व्यापारी के घर की ओर था। जैसे ही वो घर में घुसा, सामने ही राज्य के सारे जुआरी लोगों की महफिल जमी हुई थी। वो भी उनके बीच शामिल हो गया। वे सब पक्के जुआरी थे और राजा भी उन्हीं का हिस्सा था। जुए और शराब की लत उसके पुराने रोग थे। राजा ने सोचा कि आज बड़ी बाजी लगाएगा। वो मन ही मन सोचते हुए जुआ खेलने लगा। उसकी जेब में कुछ नहीं था। उसने अपनी कलाई का कीमती कंगन दांव पर लगा दिया, लेकिन फिर भी वो जुए में हार चुका था। सामने बैठे वीरेंद्र प्रताप नाम के जुआरी ने हंसते हुए कहा, मैं तुम्हें तुम्हारी बेटी के बदले 1 लाख सोने के सिक्के देता हूं। अब तो ठीक है, अब तो मैं तुम्हारी बेटी को उठाकर अपने घर ले जा सकता हूं। राजा ने जल्दी से हाँ में सिर हिला दिया। फिर वीरेंद्र प्रताप, जो नशे में था, राजा के महल पहुंचा। उसने बेहोश पड़ी हुई सावित्री को उठाया और महल से बाहर निकल गया। बाहर उसका शानदार घोड़ा खड़ा था। घोड़े पर सावित्री को बिठाते ही उसने घोड़े को तेज दौड़ाया और चला गया। राजा के चेहरे पर एक अजीब मुस्कान खेल रही थी। वो अपने मन में बोला, इतनी आसानी से नहीं। वीरेंद्र प्रताप उसकी बरसों की मेहनत है। वो सिर्फ 1 लाख सोने के सिक्कों में नहीं जाने देगा। उसका रुख राज्य के खजाने की ओर था। शाम तक उसने पर्ची लिखवाकर सारे सोने के सिक्के जमा कर लिए। दूसरी ओर सावित्री की आंख खुली तो उसने खुद को एक शानदार कमरे में पाया। वो घबरा कर उठ बैठी। ये क्या है? उसका महल तो पुराना और टूटा फूटा था। ये कहां आ गई है? अचानक उसे याद आया कि बेहोश होने से पहले क्या हुआ था। राजा और वीरेंद्र प्रताप ने उसे पकड़ा था। फिर राजा ने उसे वो जड़ी बूटी पिलाई थी। एकदम से उसकी जान में जान आई। उसे अपने ही पिता से ये उम्मीद नहीं थी। उसका दिल चाहा कि वो फूट फूट कर रो दे। पिताजी ने उसके साथ ऐसा क्यों किया? पिताजी ने उसे किसी और के हाथों क्यों बेच दिया? वो बार बार यही सोच रही थी। तभी अचानक कमरे का दरवाजा खुला। वीरेंद्र प्रताप अंदर आया। आते ही उसने दरवाजा बंद किया और कुंडी भी लगा दी। अब वो भूखी नजरों से सावित्री को देख रहा था और उसकी तरफ बढ़ रहा था। सावित्री डर से कांपने लगी। उसने कहा, नहीं, उसे जाने दो। उसे अपने पिताजी के पास वापस जाना है। वीरेंद्र प्रताप ने एक जोरदार ठहाका लगाया और हंसते हुए बोला, उसका बाप खुद उसे उसके हाथों बेच चुका है, पूरे 1 लाख सोने के सिक्कों में। अब उसे कोई बचाने नहीं आएगा। सावित्री का दिल चाहा कि जमीन फट जाए और वो उसमें समा जाए। वीरेंद्र प्रताप उसके और करीब आ रहा था, लेकिन तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। वीरेंद्र प्रताप गुस्से से बोला, अब इस समय कौन आ गया? उसने दरवाजा खोला।
बाहर उसका नौकर खड़ा था। नौकर ने कहा, नीचे जरा जरूरी काम है, उसे आना पड़ेगा। वीरेंद्र प्रताप गुस्से में सावित्री को घूरते हुए बाहर निकल गया। सावित्री फिर अकेली रह गई। वो बहुत डर गई थी। तभी अचानक खिड़की पर दस्तक हुई। सावित्री ने घबरा कर देखा। ये खिड़की घर के पीछे की तरफ खुलती थी। दस्तक के साथ अगली बार आवाज भी आई। सावित्री ने सुना कि कोई बोल रहा था, सावित्री, दरवाजा खोलो, मैं हूं तुम्हारा पिताजी। सावित्री चौंक गई। उसने आगे बढ़कर खिड़की खोली। सच में वह राजा था। वो उसे खामोश रहने का इशारा कर रहा था। सावित्री को एक जोरदार झटका लगा। राजा ने कहा, जल्दी बाहर आओ, वो उसे यहां से निकालने के लिए आया है। राजा ने उसका हाथ पकड़कर उसे खिड़की से बाहर निकालने की कोशिश की। सावित्री डरी हुई तो थी, लेकिन फिलहाल वो किसी भी तरह वीरेंद्र प्रताप से बचना चाहती थी। यहां उसे बेहद डर महसूस हो रहा था। राजा ने उसे बाहर निकाला। वहां एक घोड़ा खड़ा था। सावित्री ने पूछा, पिताजी, आप मुझे कहां ले जा रहे हैं? उसे अब तक यकीन नहीं हो रहा था कि राजा उसे वीरेंद्र प्रताप के हाथ बेच सकता है। राजा उसे घोड़े पर बिठाते हुए धीमे स्वर में बोला, वीरेंद्र प्रताप उसका मित्र है। गलती से उसके हाथों वीरेंद्र प्रताप का कोई नुकसान हो गया था, जिसकी वजह से उसने सावित्री को पाने की शर्त रख दी थी। उसने समय के लिए हाँ तो कह दी थी, लेकिन जैसे ही उसे मौका मिला वो उसे छुड़ाने के लिए आ गया। घोड़ा तेज तेज दौड़ रहा था और राजा ये सब बोले जा रहा था। सावित्री की आंखों से आंसू बहने लगे। वो अपने पिता के बारे में गलत सोच रही थी। वो तो अभी भी उससे उतना ही प्यार करता था जितना पहले करता था। फिर राजा घोड़ा दौड़ाते हुए अपने उस राज्य से कहीं दूर निकल आया। हरे भरे मैदान की जगह रेगिस्तान जैसा इलाका आ गया। दूर दूर तक सिर्फ रेत के टीले, सूखे मैदान और झाड़ियों के सिवा कुछ भी नहीं था। सावित्री अपनी चादर को खुद पर लपेटे डरी हुई बैठी थी। राजा एक शब्द बोले बिना घोड़ा दौड़ाता गया। घोड़ा रुका तो सावित्री चौंक गई। उसने पूछा, ये किसका घर है पिताजी? लेकिन राजा अब खामोश था। उसने घोड़े से उतरकर सावित्री का हाथ पकड़ा और उसे नीचे उतार लिया। सावित्री ने सामने का दृश्य देखा तो उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। वो अच्छी तरह पहचान सकती थी कि उसका पिता उसे कहां ले आया है। छोटे छोटे कतार में बने हुए घर थे जो 2-2, 3-3 मंजिलें थे। नीचे हर घर का दरवाजा खुला हुआ था। दूसरी और तीसरी मंजिल पर बालकनी में कई लड़कियां खड़ी थी और नीचे झांक रही थी। राजा को घोड़ा रोककर खड़ा होते देखकर कई लड़कियों ने उसे देखकर आवाजें लगानी शुरू कर दी। कई लड़कियों की बातें और नारे इतने शर्मनाक थे कि सावित्री को अपना अस्तित्व शर्म से पानी पानी होता महसूस होने लगा। उनके कपड़े भी अधूरे थे। अंदर से संगीत की तेज आवाजें आ रही थी और पुरुषों के ठहाकों की गूंज सुनाई दे रही थी। सावित्री के कानों से ये सब टकरा रहा था और वो कांप गई। उसने कहा, पिताजी, यहां से वापस चलिए। वो घबरा गई थी, लेकिन राजा ने एक ठंडी निगाह उस पर डाली और आगे बढ़कर उसकी बाह पकड़ ली। राजा बोला, यहां से वापस क्यों जाए? सालों से उस पर जो खर्चा किया है, अब उसे वसूल करने का समय आ गया है। वो उसे घसीटते हुए अंदर की तरफ ले जाने लगा। सावित्री स्तब्ध रह गई। तो क्या पिताजी ने जानबूझकर पहले उसे वीरेंद्र प्रताप के हाथ बेचा और अब यहां ले आए? उसके मुंह से चीख निकली और उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन राजा अब एक बेरहम सौदागर बन चुका था। वो उसे घसीटते हुए एक कमरे में ले गया। वहां एक मोटी सी औरत बैठी थी जिसने साड़ी पहनी हुई थी। जैसे ही उस औरत ने सावित्री को देखा, वो सीधी होकर बैठ गई। राजा ने सावित्री को उसी के सामने धक्का दे दिया। औरत बोली, वाह, क्या कमाल की चीज लाया है राजा, कहां से मिली ये? उस औरत ने सावित्री के गाल पर हाथ फेरा। सावित्री सिसक कर रह गई। राजा मुस्कुरा दिया और बोला, देखने में तो सिर्फ 16 साल की लगती है, लेकिन ये खूबसूरत शरीर उसकी मेहनत का नतीजा है। ये इस जगह पर ऐसी रौनक लगाएगी कि वो खूब पैसे कमाएगी। बस उसे उसका हिस्सा दे दे। वो औरत जो उस जगह की मालकिन थी इतराते हुए बोली, ऐसी लड़की के लिए तो वो ना जाने कितने पैसे देने को तैयार है। सावित्री उठकर भागने लगी, लेकिन वहां मौजूद पुरुषों ने उसे फिर से पकड़कर
उसी औरत के सामने डाल दिया। वो बुरी तरह रोने लगी और अपने पिताजी से विनती करने लगी वो उसे यहां न छोड़े, लेकिन राजा बस मुस्कुराता रहा। औरत ने कहा, 16 साल की उम्र है, लेकिन ये तो बिल्कुल 24 साल की जवान लड़की लगती है। लेकिन तुमने ये कैसे किया? राजा ठहाका लगाकर हंस पड़ा। वो बोला, लोग समझते हैं कि ये उसकी बेटी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। जब ये पैदा होने वाली थी तो इसकी मां अकेली थी। उसे सहारे की तलाश थी और राजा ने उसे सहारा दिखाया तो उसने सोचा कि वो उसकी जिंदगी संवार देगा, लेकिन ये उसकी गलती थी। राजा ने फिर से ठहाका लगाया और औरत की दी हुई रकम गिनने लगा। लालच और बुरी चाहत उसके चेहरे पर फैली हुई थी। राजा बोला, ये सावित्री उसे मजबूर करती थी कि मेहनत करके पैसे कमा कर लाए। इसकी मां के मरने के बाद ये लड़की और भी मुसीबत बन गई। दिन रात सामान चाहिए, पैसे चाहिए, लेकिन उसकी जेब में पैसे होते ही नहीं थे। फिर किसी ने उसे सलाह दी कि अपनी बेटी पर ध्यान देना चाहिए, वही उसकी कमाई का जरिया बनेगी। उसने इसे ऐसी जड़ी बूटियां दी जिससे ये समय से पहले जवान हो गई। अब ये यहां पैसे कमाएगी और वो हर महीने इसका हिस्सा लेता रहेगा। राजा ने हंसते हुए कहा, उसकी तो जिंदगी संवर गई। औरत हंसती और बोली, राजा तो बड़ा लालची निकला। सावित्री उनकी बातें सुनकर जैसे पत्थर की हो गई। उसकी आंखें फटी रह गई। उसने कहा, पिताजी, आपने ये सब क्यों किया? वो फूट फूट कर रो पड़ी, लेकिन राजा ने उसकी कोई परवाह नहीं की। वो पैसे जेब में डालकर खड़ा हो गया और उस जगह से बाहर निकल आया। राजा ने सोचा कि अब वो यहां से भाग जाएगा और आराम की जिंदगी जिएगा, लेकिन शायद उसके किए गए अत्याचार का हिसाब होना बाकी था। वो रास्ता पार कर रहा था, लेकिन अपने लालच में इतना अंधा था कि एक बड़ी बैलगाड़ी को नहीं देख सका। बैलगाड़ी ने उसे इतनी जोरदार टक्कर मारी कि वो दूर तक उछल कर गिरा। लोगों ने उसकी चीख सुनी और दौड़कर उसके पास पहुंचे। उसकी गर्दन टूट चुकी थी और खून बह रहा था। कुछ ही पलों में उसकी जान निकल गई। दूसरी तरफ सावित्री उस जगह से भागने की कोशिश में लगी थी। जब सबने सोचा कि वो बेहोश हो गई है तो उसे पिछले कमरे में डाल दिया गया, लेकिन वो तो सिर्फ नाटक कर रही थी। जैसे ही लोग वहां से गए, उसने अपना छुपाया हुआ छोटा चाकू निकाला और दरवाजे का ताला खोलने की कोशिश की। उसकी किस्मत अच्छी थी, ताला खुल गया। सावित्री वहां से भाग निकली और उस दासी के घर पहुंची जो पास के महल में रहती थी। जब दासी ने उसकी हालत देखी और उसकी कहानी सुनी तो उसे गले से लगा लिया। कुछ ही दिनों में दासी ने सावित्री की शादी अपने भतीजे से करवा दी। भतीजा एक अच्छा और ईमानदार युवक था जो एक छोटे से गांव में खेती करता था। वो सावित्री से बहुत प्यार से पेश आता था। अब सावित्री अपनी जिंदगी में सुरक्षित थी। उसने धीरे धीरे अपने दुखों को भुलाना शुरू किया। उसके पति ने उसे बहुत सहारा दिया और उसकी देखभाल की। सावित्री ने अपने दिल में अपने पिता को माफ कर दिया, क्योंकि उसे पता था कि नफरत रखने से उसकी अपनी जिंदगी और खराब होगी। उसने अपना दर्द भगवान के हवाले कर दिया। समय बीतने के साथ सावित्री एक अच्छी मां बनी। उसने अपने बच्चों को बहुत प्यार दिया और उन्हें अच्छे संस्कार सिखाए। उसने तय किया कि वो कभी भी किसी के साथ वैसा बुरा व्यवहार नहीं करेगी जैसा उसके साथ हुआ था। गांव के लोग सावित्री का बहुत सम्मान करते थे। वो हमेशा दूसरों की मदद करती थी और जरूरतमंदों का साथ देती थी। उसकी दयालुता और अच्छाई के किस्से दूर दूर तक फैल गए। सावित्री की कहानी एक सबक बन गई। लोग कहते थे कि जिस बच्चे को मां का प्यार नहीं मिलता वो जिंदगी में बहुत कठिनाइयों का सामना करता है। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं।